यकीन नहीं होता है, अपनी मोहब्बत के लिए वाजपेयी को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। वो एक आम सी सुबह थी, बरस 1940, मोहल्ला शिंदे की छावनी, जिला ग्वालियर, सूबा सेंट्रल प्रोविंस। रोज की ही तरह वो लड़का संघ की शाखा से आकर कॉलेज जाने की तैयारियां कर रहा था, मगर आज हर रोज की तरह चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, पेशानी पर पसीने की बूंदें थीं, हरकतों में उल्लास नहीं, शरीर में कपकपी थी और दिल की धड़कनें तेज, बहुत तेज भागी चली जा रही थी, क्योंकि आज ये लड़का पहली दफा अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था। लड़का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे अपने क्लास में पढ़ने वाली राजकुमारी हक्सर से बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि ये आग एक तरफा थी, जितनी आग इधर थी उतनी ही लपट उधर भी थी। वाजपेयी झट से कॉलेज पहुंचते हैं, पत्र लिखते हैं, अपने दिल का हाल बयां करते हैं और नीचे एक पंक्ति लिखते हैं, अपना जवाब इसी तरह लाइब्रेरी में रख देना। वाजपेयी और राजकुमारी एक दूसरे की किताबें समझते थे, इसीलिए लाइब्रेरी की दराजों में रखी हजारों किताबों में से वो किताब झट से निकल आती थी और उस किताब के पन्नों में कहीं दफन वो पत्र भी निकल आते थे, जो पत्र एक दूसरे की बातों से एक दूसरे को अवगत कराया करते थे। वाजपेयी ने अपने दिल का हाल कागज में कैद करके कागज लाइब्रेरी की अपनी किताब में रख दिया और राजकुमारी के जवाब का इंतजार करने लगे। कॉलेज की छुट्टी होने वाली थी तो वाजपेयी दोबारा लाइब्रेरी गए, किताबें खंगाली, मगर कहीं राजकुमारी का खत नहीं मिला। वाजपेयी को लगा हो सकता हो आज राजकुमारी जल्दी घर चली गई हो, क्योंकि वाजपेयी की क्लास में राजकुमारी बैठी भी नहीं थी। वाजपेयी घर आ गए और अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगे। अगली सुबह कॉलेज पहुंचे तो कक्षा में ना जाकर सीधा पुस्तकालय चले गए। पुस्तकालय में रखी सैकड़ों किताबें खंगाल डाली, हजारों पन्ने पलट डाले, मगर कहीं राजकुमारी का कोई जवाब नहीं मिला, कोई भी पत्र नहीं मिला। वाजपेयी अचरज में थे, चूंकि दिल की तरंगें बयां कर रही थीं कि लपट उस ओर भी है, मगर जवाब न देखकर वाजपेयी उद्विग्न हो उठे। जल्दी से अपनी क्लास में आकर बैठे तो राजकुमारी का आता पता नहीं था। उस दिन भी राजकुमारी कॉलेज नहीं आई। वाजपेयी ने हर कोशिशें कर डाली, सहेलियों से पता पूछकर राजकुमारी के आवास पर पहुंचे तो किवाड़ पर लटका हुआ ताला देखा। पड़ोसियों से पता किया तो मालूम चला राजकुमारी के पिताजी अपने परिवार को लेकर किसी और शहर में बस चुके हैं, नई दुनिया बसा चुके हैं, मगर वाजपेयी की तो मानो दुनिया उजड़ चुकी थी। वाजपेयी ने उसे दिन तय कर लिया था, राजकुमारी तो उनकी जिंदगी में आने से रही, मगर अगर राजकुमारी नहीं तो कोई और नहीं, कभी भी नहीं। महीने गुजरे, बरस बीते, दशक बीते, कैलेंडर के पन्ने फड़फड़ाते रहे और वाजपेयी छात्र से पत्रकार, पत्रकार से प्रचारक, प्रचारक से नेता, नेता से सांसद बनते चले गए। दिल्ली विश्वविद्यालय हो या कनॉट प्लेस, चांदनी चौक हो या कश्मीरी गेट का मोहल्ला, पुरानी दिल्ली के इलाके हों या नई दिल्ली की चमचमाती सड़कें, हर जगह वाजपेयी की साइकिल नजर आया करती थी, जहां वाजपेयी दिन रात संगठन के प्रसार प्रचार में लगे रहते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय तो वाजपेयी का सबसे पसंदीदा ठिकाना था, क्योंकि वाजपेयी की साहित्य में रुचि थी तो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वानों की संगत खूब भाया करती थी। खास तौर से विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले बृजनारायण के साथ तो वाजपेयी हर शाम गुजारा करते थे। इससे वाजपेयी का दिल भी बहाल होता था और बृजनारायण के अंतर्गत आने वाले हॉस्टल के सैकड़ों छात्रों में जनसंघ का प्रचार और प्रसार भी हो जाया करता था। बृजनारायण के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के जुगलबंदी के चर्चे लुटियंस के घरानों में भी सुनाई देने लगे थे। ऐसे में एक रोज बृजनारायण ने वाजपेयी को अपने आवास पर आमंत्रित किया तो वाजपेयी ना नहीं कर सके। शाम को वाजपेयी बृजनारायण के आवास पर पहुंचते हैं, दरवाजे की घंटी बजाते हैं, किवाड़ खोलते हैं और यकायक मानो वाजपेयी की सांसें थम गईं। चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने आ गए। वाजपेयी को यकीन नहीं हो रहा था, जिस चेहरे को जग भर में तलाशा वो चेहरा आज बस एक ड्योढ़ी के उस पार खड़ा हुआ था। राजकुमारी का मुस्कुराता दमकता हुआ चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा तो मानो 25 बरस से बंद पड़ा दिल दोबारा धड़कने लगा। हाँ, इस चेहरे की मांग में अब सिंदूर और गले में मंगलसूत्र जरूर बृजनारायण कौल के नाम का पड़ चुका था,
वाजपेयी खुद को संभालते हैं और जल्दी से कक्ष के भीतर दाखिल हो बृजनारायण कौल के साथ बातचीत का सत्र आरंभ करते हैं। सत्र आरंभ होने के बाद घंटों गुजर जाते हैं, दिल में तूफान उमड़ते रहते हैं, मगर वाजपेयी राजकुमारी कौल को संबोधित करते हुए महज चंद लफ्ज भर बोलते हैं, मगर ये तो लब थे जिन्होंने चंद लफ्ज पुकारे थे। नजरें तो दास्तानें बयां कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बीएन कौल साहब को वाजपेयी और राजकुमारी कौल के संबंधों के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो भी खुद वाजपेयी और राजकुमारी कौल के ही जरिए। और सलाम है कौल साहब की समझ को, जिन्होंने वाजपेयी और राजकुमारी कौल के संबंधों की पवित्रता का भी मान रखा और उनकी आत्मीयता को भी सम्मान दिया। आहिस्ता आहिस्ता अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल एक दूसरे से बातें करने लगे, बातचीतों का दौर चलने लगा। कौल भी दोनों की नज़दीकियों को भांपते थे और चाहते थे कि दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल के गुबार निकालें, अपने दिल की भावनाओं को साझा करें। जिसके बाद वाजपेयी हर शाम राजकुमारी के आवास पर पहुंचकर राजकुमारी के साथ घंटों बातें किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें अफवाहों की शक्ल में दिल्ली के सियासी गलियारों में भी तैरने लगी कि वाजपेयी किसी शादीशुदा महिला से मिलने के लिए उसके आवास पर हर शाम जाया करते हैं, और वाजपेयी के सियासी कट से ईर्ष्या करने वाले लोगों ने इस पवित्र संबंध की अश्लील आलोचना करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे खबरें नागपुर के केशव भवन तक पहुंचने लगी तो सरसंघ चालक गुरुजी गोलवलकर ने संघ के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई, सिर्फ और सिर्फ वाजपेयी के एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध को लेकर। गुरुजी गोलवलकर ने अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष सीधा आदेश सुनाते हुए कहा, यह सरसंघ चालक का आदेश है, राजकुमारी के साथ अपने तमाम संबंधों को तत्काल विराम दो और राजकुमारी को भूल जाओ। मगर वाजपेयी एक दफा अपनी मोहब्बत खो चुके थे, अब दोबारा खोने का साहस नहीं कर सकते थे। वाजपेयी खड़े हुए और गुरुजी गोलवलकर से दो टूक कहा, चाहे मेरा सब कुछ छीन लो, मुझे नेता मत बनाओ, मुझे सांसद मत बनाओ, मगर मैं मिसेस कौल का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पटल पर सरसंघ चालक के खिलाफ हुई पहली और आखिरी बगावत थी जो वाजपेयी ने अपनी मोहब्बत के लिए की थी। खैर, आने वाले वक्त में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी पर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई से तो परहेज जरूर किया गया। गुरुजी गोलवलकर के साथ भी वाजपेयी के संबंध सुमधुर ही रहे, मगर संघ के बड़े नेताओं से वाजपेयी की जो खटकी सो फिर कभी नहीं बनी। और आपको एक राज की बात बताऊं, तमाम लेखकों की किताबों से पता चलता है 2004 के चुनावों में हो सकता हो वाजपेयी की हार टाली भी जा सकती थी अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके संबंध सुमधुर होते, मगर संघ के साथ वाजपेयी की जो खटकी थी तो फिर कभी भी नहीं बनी। और इसी खटकन का एक अंजाम वाजपेयी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतरकर भी चुकाया। यकीन नहीं होता है, अपनी मोहब्बत के लिए वाजपेयी को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी।